हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नितिन कैरियर क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास नंबर 4। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अभी नहीं देखा है, वो सभी स्टूडेंट्स पहले क्लास नंबर 1, 2 और 3 को देखें, उसके बाद इस चौथी क्लास को देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विमाओं के उपयोग के बारे में, यूजेज ऑफ डायमेंशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डायमेंशन के बारे में, विमाएं क्या होती हैं, और मैंने बताया था आपको कि विमाएं क्या होती हैं और किसी भी फिजिकल फॉर्मूला से हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स कि विमाओं का उपयोग कहां कहां किया जाता है। आखिरकार जो विमाएं हमने पिछली क्लास में पढ़ी उनका यूटिलाइज क्या है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। आज इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि विमाओं का उपयोग कहां कहां किया जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन आज का टॉपिक है विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग, ठीक है ना भाई। विमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ना है, यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशंस, ठीक है ना। तो विमाओं का क्या उपयोग है, विमाओं का यूज कहां कहां किया जाता है, इस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो विमाओं का जो पहला उपयोग किया जाता है फिजिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स, वो किया जाता है सूत्र की सत्यता की जांच करने में। सूत्र की सत्यता की जांच करने में, सूत्र की सत्यता की जांच करना। विमाओं की सहायता से हम बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कोई भी फिजिकल फॉर्मूला सत्य है अथवा असत्य। एक किसकी सहायता से बता सकते हैं, विमाओं की सहायता से। कोई भी फिजिकल फॉर्मूला सत्य होगा अथवा असत्य, ये विमा का पहला उपयोग है डियर स्टूडेंट्स। देखिए किस तरीके से हम किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को डिसाइड कर सकते हैं कि दिया गया फिजिकल फॉर्मूला राइट है अथवा रॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला सत्य माना जाता है यदि उसकी एलएचएस की डायमेंशन उसके आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल हो, उसकी एलएचएस की डायमेंशन उसके आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल हो। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन उसके राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी तो वो फिजिकल फॉर्मूला सत्य माना जाएगा। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, एलएचएस की विमा यदि आरएचएस की विमा के बराबर है तो जो भी फिजिकल फॉर्मूला दिया है, जो भी भौतिक सूत्र दिया है, वो सत्य माना जाता है। इस बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स v इक्वल टू u प्लस एटी, ये होता है भाई गति का प्रथम समीकरण। ये क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमें चेक करना है कि ये गति का प्रथम समीकरण राइट है अथवा रॉन्ग। तो इसके लिए हम इसकी एलएचएस की विमा चेक करेंगे, इसकी एलएचएस की विमा चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी एलएचएस की विमा चेक करेंगे भाई। एलएचएस की विमा चेक करने का मतलब है v की विमा देखेंगे इसकी, इसकी v की विमा। v क्या चीज होती है, वेलोसिटी। डियर फ्रेंड्स, v वेलोसिटी होती है। और ध्यान रखना है वेलोसिटी इनिशियल हो, वेलोसिटी फाइनल हो या वेलोसिटी लीनियर हो, ये जो v होता है ना, इस फॉर्मूला के लिए अंतिम वेग कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी कहलाता है। u जो होता है डियर फ्रेंड्स, ये इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग कहलाता है, a एक्सेलरेशन कहलाता है और t टाइम कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बस इतना समझना है, वेग चाहे अंतिम हो, वेग चाहे प्रारंभिक हो, वेग चाहे रैखिक हो, जब भी वेग की बात होगी तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा LT-1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, LT-1।
ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। LT-1 किसका होता है? वेग का विमीय सूत्र होता है। अब मैं बात करूंगा RHS की विमा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं RHS की विमा। RHS का मीन्स U प्लस AT की विमा। U प्लस AT की विमा चेक करेंगे तो U क्या है? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और वेग का विमीय सूत्र होता है भाई LT-1 प्लस LT-1 प्लस A त्वरण है, और त्वरण का फॉर्मूला होता है LT-2 इंटू T टाइम है, तो इसके लिए T यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया LT-1 प्लस ये भी हो जाएगा LT-1, क्योंकि T की पावर यहाँ -2 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो LT-1 ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2LT-1। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि यहाँ LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ ध्यान नहीं देना है। मैंने बोला LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होगी, तो डियर स्टूडेंट्स आपको केवल इतना सा समझना है कि विमीय सूत्र दोनों साइड के बराबर हैं कि नहीं। बताइए भाई डियर स्टूडेंट्स, LT-1 LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, RHS का LT-1 आया, दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला यदि इक्वल आ गए तो अब हम कह सकते हैं दिया गया फिजिकल फॉर्मूला सत्य है। दिया गया फिजिकल फॉर्मूला सत्य है। इस बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। हो गया भाई। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक फिजिकल फॉर्मूला लिखूंगा, मैंने लिख दिया भाई सेकंड एग्जांपल F = mv² अपॉन r। F = mv² अपॉन r। F सेंट्रीपेटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है। किसी भी वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ कोई भी पार्टिकल होगा तो डियर स्टूडेंट्स उस पर सेंटर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है F = mv² अपॉन r। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों। अब हमें चेक करना है भाई कि ये वाला फिजिकल फॉर्मूला राइट है अथवा रॉन्ग, सत्य है अथवा असत्य। तो इसके लिए फिर वही कंसेप्ट काम करेगा कि हम चेक करेंगे LHS की विमा, हम चेक करेंगे भाई LHS की विमा कितनी है और RHS की विमा कितनी है। तो LHS की विमा का मीन्स F की विमा, और F होता है डियर स्टूडेंट्स फोर्स, फोर्स बोले तो बल, और बल का विमीय सूत्र MLT-2, MLT-2, ठीक है ना। अब चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स RHS की विमा कि RHS की विमा कितनी है। तो RHS की विमा चेक करने के लिए mv² अपॉन r की विमा, mv² अपॉन r की विमा चेक करनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, m द्रव्यमान है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है, वेलोसिटी LT-1 पावर 2 है, नीचे रेडियस, रेडियस एक डिस्टेंस होती है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए लेंगे L, इसके लिए यूज करेंगे भाई L, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई ML2T-2, क्योंकि 2 पावर है तो L2T-2 हो जाएगा, और नीचे डियर स्टूडेंट्स L यूज करेंगे, ठीक है ना। L से L कैंसिल हो जाएगा, MLT-2 बचेगा, MLT-2 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां हमने देखा कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है, LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है, अतः दिया गया फिजिकल फॉर्मूला कैसा है भाई, सत्य है। कैसा है, सत्य है। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, ये डियर स्टूडेंट्स आपको चेक करने हैं, ठीक है ना। ये आपको चेक करने हैं कि दिए गए फिजिकल फॉर्मूला राइट है अथवा रॉन्ग। जैसे मैं गति का द्वितीय समीकरण S = ut + ½ at²,
एक मैं आपको देता हूं गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक मैं देता हूं सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चेक करना है कि दिए गए फिजिकल फॉर्मूला राइट है अथवा रॉन्ग, दिए गए फिजिकल फॉर्मूला राइट है अथवा रॉन्ग। इस बात को आप लोगों को चेक करना है। आपको चेक बस इतना सा करना है कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है अथवा नहीं। ये तो दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आ जाती हैं तो डियर स्टूडेंट्स दिया गया फिजिकल फॉर्मूला सत्य माना जाता है। ठीक है ना। इसी कंसेप्ट पे आप इन तीनों फिजिकल फॉर्मूला को चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि दिए गए तीनों फॉर्मूले सत्य हैं अथवा नहीं। ठीक है ना। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लो भाई, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लो, सभी इसे नोट कर लें। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, आगे हम विमाओं के दूसरे उपयोग के बारे में बात करते हैं। विमाओं का दूसरा उपयोग, तो विमाओं का दूसरा उपयोग, विमाओं का उपयोग और कहां किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, विमाओं का उपयोग एक मात्रक पद्धति के आंकिक मान को दूसरी मात्रक पद्धति के आंकिक मान में बदलना। डियर स्टूडेंट्स, ये विमाओं का दूसरा उपयोग है। कोई एक मात्रक पद्धति है पहली, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू किसी दूसरी मात्रक पद्धति की न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना है, किसी दूसरी मात्रक पद्धति की न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना है। किसी एक मात्रक पद्धति का आंकिक मान किसी दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना है, बदलना है। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एक मात्रक पद्धति के आंकिक मान को दूसरी मात्रक पद्धति के आंकिक मान में बदलने का कंसेप्ट क्या होता है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब इस बैच की क्लास नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया था, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में उसकी आंकिक मान को बढ़ाते जाते हैं तो उसका मात्रक घटता जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आंकिक मान हमेशा यूनिट के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है। ये वाला कंसेप्ट यहां काम करेगा, ये वाला कंसेप्ट यहां काम करेगा। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था एन यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। ठीक है ना। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2। माना डियर स्टूडेंट्स, पहली मात्रक पद्धति में आंकिक मान N1, यूनिट द्रव्यमान के लिए M1, लंबाई के लिए L1, समय के लिए T1 है और इनकी पावर A, B, C है। ठीक है ना। और दूसरी मात्रक पद्धति में डियर स्टूडेंट्स मैंने माना आंकिक मान N2 है और यूनिट द्रव्यमान के लिए M2, लंबाई के लिए L2 और टाइम के लिए T2 है और इनकी डायमेंशन है भाई A, B, C। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं कह सकता हूं कि दूसरी मात्रक पद्धति का जो आंकिक मान होगा N2 वो होगा N1 इंटू M1 अपॉन M2। इसका यहां डिवाइड कर दीजिए, M1 अपॉन M2 इसकी पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B इंटू T1 अपॉन T2 इसकी पावर C। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी एक मात्रक पद्धति का आंकिक मान किसी दूसरी मात्रक पद्धति के आंकिक मान में बदलना है तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला वहां यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। डियर फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन बोला एक जूल को अर्ग में बदलिए।
1 जूल को अर्ग में बदलिए, ठीक है ना, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो डियर स्टूडेंट्स 1 जूल को चेंज करना है किसमें, अर्ग में, 1 जूल को चेंज करना है अर्ग में। तो सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि जूल किसका मात्रक होता है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स जो जूल होती है ना वो कार्य का मात्रक होता है एम के एस पद्धति में, किसमें, एम के एस पद्धति में। और जो अर्ग होता है ना ये भी कार्य का मात्रक होता है लेकिन सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो एक बात तो डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गई कि हमें एमकेएस को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, एमकेएस पद्धति के मान को बदलना है किसमें, सीजीएस पद्धति में, ठीक है ना भाई। एमकेएस पद्धति की वैल्यू को चेंज करना है किसमें, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके लिए हम काम करेंगे कि जो जूल होता है वो किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा विमीय सूत्र। कार्य का क्या याद रखना पड़ेगा भाई, विमीय सूत्र। तो कार्य का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है ml2t - 2, ml2t - 2। तो यहां अगर मैं कंपेयर करूं तो डायमेंशन a की वैल्यू 1 m की पावर, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हो जाएगी भाई -2। a b c की पावर होती हैं जो mlt पर पावर होती हैं, ये मैंने बताया था डायमेंशन कहलाती हैं। और कितने जूल को चेंज करना है भाई, 1 जूल को। तो n1 की वैल्यू 1 जूल और n2 निकालना है, ठीक है ना, n2 निकालना है, ठीक है। दूसरी मात्रक पद्धति में हमें आंकिक मान बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला कंसेप्ट यहां से उठाएंगे और हम इसके थ्रू आंसर निकालेंगे। इसलिए n2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स n1 की वैल्यू 1 m1 अपॉन m2। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक और ये द्रव्यमान का मात्रक, पहली मात्रक पद्धति में, ये दूसरी में। पहली मात्रक पद्धति क्या है, एमकेएस, एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक होता है भाई किलोग्राम, अपॉन दूसरी मात्रक पद्धति सीजीएस, सीजीएस में होता है जी ग्राम, अपॉन पावर ए, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 इनटू, फिर लंबाई की बात आएगी तो एमकेएस में लंबाई का मात्रक होता है मीटर और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी पावर बी और बी की वैल्यू होती है 2, ठीक है, दे रखी है इसमें। ऐसे T1 अपॉन T2 दोनों मात्रक पद्धति में टाइम की जो टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है भाई सेकंड, ठीक है ना, और इसकी पावर -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा 1 टाइम। और डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम को ग्राम में बदलना है क्योंकि एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, नीचे भी 1000 ग्राम, नीचे ग्राम, इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर, और नीचे तो सेंटीमीटर है, इनटू यहां बचेगा 1, इसकी पावर -2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स यहां जो पावर है वो है 1 और यहां जो पावर है वो है 2। तो n2 की वैल्यू अगर निकलती है यहां से, n2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां से एक तो हो गई 10⁻³ और ये 10⁻2 और 2 10⁻4, ये आ गई भाई 10⁻7, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 होता है, तो 10⁻7 अर्ग आ जाएगा भाई। तो यहां से कह सकते हो कि 1 जूल जो होता है ना वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। या फिर डियर स्टूडेंट्स 1 अर्ग की वैल्यू पूछी जाए तो 10⁻7 जूल हो जाएगी। 1 अर्ग की वैल्यू पूछी जाए तो 10⁻7 जूल हो जाएगी। इस बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। तो एमकेएस से सीजीएस में वैल्यू को चेंज करना, इसके लिए कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि मात्रक और आंकिक मान दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होते हैं। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों, ये नोट करिए, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया भाई, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब डियर स्टूडेंट्स
मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एग्जाम्पल क्या है समझिए। एग्जाम्पल है एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स वही वाला कंसेप्ट, सबसे पहले तो न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स जो न्यूटन होता है ना, ये बल का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, और जो डाइन होता है ये भी बल का मात्रक होता है लेकिन सीजीएस पद्धति में। तो ये बात तो क्लियर हो गई भाई, एमकेएस को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में करना है। एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स जो न्यूटन होता है ना, वो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो हमें यहाँ बल का क्या लिखना पड़ेगा, विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और ये होता है भाई MLT-2। क्या होता है, MLT-2। यहां से अगर वैल्यू चेक करते हो तो a की वैल्यू 1, क्योंकि m⁻1 है, और b⁻, यहाँ b की वैल्यू भी 1 आएगी, और c की वैल्यू आएगी -2, डायमेंशन इनकी है। और कितने न्यूटन को चेंज करना है, 1 को। और दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान निकालना है n2। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से मैं n2 इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, m1/m2a, L1/L2b एंड T1/T2c। ठीक है ना। n2 इक्वल टू मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स n1 की वैल्यू 1। अब m1 m2 द्रव्यमान है, mks में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और cgs में ग्राम। पावर a बोले तो 1 इंटू L1/L2, लंबाई का मात्रक mks में मीटर और cgs में सेंटीमीटर, इसकी पावर b की वैल्यू 1। डियर स्टूडेंट्स समय की जो यूनिट होती है टाइम की, वो सेकंड ही होती है। कोई सी भी सिस्टम क्यों ना हो, mks हो चाहे cgs हो, कोई मात्रक पद्धति हो, और c की वैल्यू है -2। सेकंड से सेकंड 1 टाइम कैंसिल, 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम कहेंगे 1000 ग्राम, 10⁻³ अपॉन ग्राम, ठीक है ना। इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻², 100 सेंटीमीटर भाई। इंटू यहाँ बचेगा 1 की पावर -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये बचेगा 10⁻³ और 2 कितने हो गए भाई 5। तो ये आ गया n2 का मान कितना, 10⁵। ये आ गया n2 का मान 10⁵। तो यहां से एक रिजल्ट निकला डियर स्टूडेंट्स कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, या फिर एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं। एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको समझना है कि हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा वाला, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन वाला, ठीक है ना। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन वाला, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चीजों को स्टार्ट करता हूं। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है भाई, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसका डायमेंशन का यूज और कहां किया जाता है। डायमेंशन का यूज और कहां किया जाता है। तीसरा जो डायमेंशन का यूज है डियर स्टूडेंट्स, वो है सूत्र की स्थापना करना। सूत्र की स्थापना करना। डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंतर्गत हम किसी भी फिजिकल फॉर्मूला की स्थापना कर सकते हैं, कोई भी भौतिक सूत्र बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी फिजिकल राशि, कोई भी भौतिक राशि किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यदि हमें ये पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से बिंबीय विश्लेषण की विधि से भौतिक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, भौतिक सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं
किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो जानते हैं सूत्र की स्थापना करना किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल है इसका डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन आएगा वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करता है, तथा घनत्व D पर निर्भर करता है विमीय विश्लेषण विधि से, विमीय विश्लेषण विधि से वेग v के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि वायु में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता E एवं घनत्व D पर निर्भर करता है, तो विमीय विश्लेषण विधि से डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से हमें क्या करना है, सूत्र की स्थापना करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि किस तरीके से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पिकअप करना है किसको, वेलोसिटी को, वेग को। कौन डिपेंड कर रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो है वेलोसिटी। किस किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो प्रत्यास्थता पर और एक घनत्व D पर। कौन सी भौतिक राशि है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये चीजें हमें पिकअप करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो वेलोसिटी V नंबर 1 डिपेंड करती है किस पर, E पर। नंबर 2 V डिपेंड करती है किस पर, D पर, घनत्व D पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी पावर A और B हम यूज करेंगे और संबंध फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे, तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर A D टू द पावर B। इस तरीके से इनमें रिलेशन ये बनेगा। इसको अगर आगे भी सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, तो इसे आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी पूरा समझ लिए कंसेप्ट। V इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते कांस्टेंट के ले लेंगे, E की पावर A D की पावर B। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ की विमाएं लिखते हैं, दोनों तरफ की विमाएं लिखते हैं। दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, ठीक है ना। अब दोनों तरफ की विमाएं, V वेलोसिटी है, वेग की विमा होती है LT-1 इक्वल टू कांस्टेंट की कोई विमा होती नहीं, प्रत्यास्थता की विमा होती है डियर स्टूडेंट्स ML-1 T-2 इसकी पावर A, और घनत्व की विमा होती है डियर स्टूडेंट्स ML-3 और इसकी पावर B, इसकी पावर B। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ की विमा लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे LT-1 इक्वल टू A का गुणा सब जगह होगा, तो ये हो जाएगा M टू दी पावर A और यहाँ M टू दी पावर B आएगी, तो M टू दी पावर A प्लस B। अब L टू दी पावर डियर स्टूडेंट्स यहाँ माइनस का A आएगा और यहाँ L टू दी पावर माइनस का 3B आएगा। अब T टू दी पावर माइनस का 2A आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, दोनों तरफ की विमाएं लिख के और एक साथ मैंने चीजों को लिख दिया ऐड करके। हाँ, अब यहाँ क्या होगा, कंपेयर होगी। देखिए M की विमा, M की जो विमा है वो क्या है, A प्लस B है। M की विमा यहाँ क्या है, A प्लस B है, तो यहाँ M की विमा A प्लस B है और यहाँ M की विमा कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ M की विमा 0 है। दूसरी बात, T की विमा डियर स्टूडेंट्स यहाँ -1 है और यहाँ T की विमा कितनी है, -2A है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। A की वैल्यू 1/2, A की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो डियर स्टूडेंट्स 1/2 प्लस B इक्वल टू 0 और B की वैल्यू आ जाएगी -1/2। B की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमारा जो मेन टारगेट है डियर स्टूडेंट्स वो है A और B की वैल्यू निकालना।
ए और बी की वैल्यू निकालना। ए और बी दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करना है कि जो ए और बी की वैल्यू आई उन्हें समीकरण 1 में पुट करना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। समीकरण 1 है भाई b इक्वल टू के ई की पावर ए की वैल्यू कितनी 1/2, d की पावर b की वैल्यू कितनी -1/2। तो इसको लिख सकते हो भाई b इक्वल टू के और स्क्वायर रूट में ई अपॉन डी, क्योंकि d नीचे जाएगा, d की पावर 1/2 होगा और 1/2 पावर किसी संख्या की रहती है तो डियर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट। दैट मीन्स ये समझिए कि ये वाली चीज रूट में x है तो इसे आप क्या लिख सकते हो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। ठीक है ना, और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो रूट में x। यही वाला काम मैंने यहां कर दिया है। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, प्रयोगों के आधार पर जो k की वैल्यू होती है ना वो होती है 1। कितनी होती है यहाँ 1 इस फॉर्मूला के लिए। तो इसलिए v की जो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट e अपॉन डी। v की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट e अपॉन डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है वायु में ध्वनि के वेग का फॉर्मूला प्रत्यास्थता और घनत्व के पदों में, प्रत्यास्थता और घनत्व है। तो इस तरीके से कोई भी फिजिकल राशि किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, यदि ये वाली बात हमें पता चल जाए तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फिजिकल फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना बहुत ही आसान होता है। कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया भाई, ठीक है। तो ये थे भाई विमाओं के उपयोग, ये थे विमाओं के उपयोग। विमाओं का उपयोग कहां कहां किया जाता है तो मैंने आपको बारी बारी से विमा के उपयोग के तीनों कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स पहले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि विमाओं की सहायता से हम किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि दिया गया फिजिकल फॉर्मूला सत्य है अथवा नहीं। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया एक मात्रक पद्धति के न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी मात्रक पद्धति की न्यूमेरिकल वैल्यू में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यहां भी मैंने आपका विमा का यूटिलाइज सिखाया। तीसरी बात डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला स्थापित करना, वो भी किससे, विम्य विश्लेषण विधि से, डायमेंशनल एनालिसिस से। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें यह पता होना चाहिए कि दी गई भौतिक राशि किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अब हम एक नया सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में। डियर स्टूडेंट्स नया सिद्धांत क्या है जानते हैं, और नया सिद्धांत है भाई बेहद इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। आइए समझते हैं कि विमाओं का समांगता का सिद्धांत क्या होता है। देखिए भाई अब मैं आपको बताने वाला हूं विमाओं का समांगता का सिद्धांत। विमाओं की समांगता का सिद्धांत, ठीक है भाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स विमाओं की समांगता का सिद्धांत क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह सिद्धांत क्या कहता है, विमाओं की समांगता का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सिद्धांत कहता है कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है अथवा बराबर रखा जा सकता है जिनकी विमाएं आपस में बराबर होती हैं। समांगता का मीन्स है समान होना। डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया
केवल उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है अथवा बराबर रखा जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो, जिनकी विमा समान हो। मेरी बात आपके समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई हाँ या ना। दोबारा रिपीट करता हूं, केवल उन्हीं भौतिक राशियों को परस्पर जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है अथवा बराबर रखा जा सकता है जिनकी विमाएं समान हैं। ठीक है ना? केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। इतनी सी बात को आप लोगों को समझना है दोस्तों। मैंने बताया केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है या फिर बराबर रखा जा सकता है। किनको? समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को, इक्वल डायमेंशनल वाली फिजिकल क्वांटिटीज को। जिन फिजिकल क्वांटिटीज की इक्वल डायमेंशन होगी, विमाएं समान होंगी, डियर स्टूडेंट्स, उन्हें ही आपस में जोड़ पाएंगे, उन्हें ही आपस में घटा पाएंगे और उन्हें ही आपस में बराबर रख पाएंगे। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को। देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन चीजों को समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वान डर वाल्स गैस समीकरण, वान डर वाल्स गैस समीकरण P + A/B² B - B = RT में नियतांकों A तथा B के मात्रक एवं विमाएं बताइए, मात्रक एवं विमाएं बताइए। इस तरीके से एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि वान डर वाल्स गैस समीकरण P + A/B² B - B = RT में जो कांस्टेंट हैं A और B, उनकी यूनिट और डायमेंशन क्या होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल मैं बता चुका हूं कि केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं अथवा बराबर रख सकते हैं। किसको? समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को। तो आइए वान डर वाल्स गैस इक्वेशन से किस तरीके से हम कांस्टेंट वैल्यू A एंड B के लिए यूनिट एंड डायमेंशन डिसाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वान डर वाल्स गैस इक्वेशन जो होता है, इसमें ध्यान रखना है कि जो P होता है ये प्रेशर होता है, दैट मीन्स दाब होता है, और जो B होता है, ध्यान रखना है, B जो होता है वो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। और डियर स्टूडेंट्स R जो होता है वो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है। A और B कांस्टेंट हैं, A और B कांस्टेंट हैं, A और B कांस्टेंट होते हैं। इतनी सी बात को समझना है, ठीक है ना? A और B क्या होते हैं? कांस्टेंट। P दाब है, V आयतन है, A और B कांस्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों भौतिक राशियां आपस में ऐड हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप बताइए कि इन दोनों की विमाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं? जी बिल्कुल होंगी। किससे? विमाओं की समांगता के सिद्धांत से, विमाओं की समांगता के सिद्धांत से। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या कहूंगा पता है कि P की विमा इक्वल टू A/B² की विमा, A/B² की विमा। क्योंकि जब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इक्वल है तभी तो इनको जोड़ा गया है, समझ रहे हो ना? तो यहां से आपको निकालनी है A की विमा, यहां से आपको निकालनी है A की विमा। तो इसके लिए आप करोगे P की विमा इंटू V² की विमा, इंटू V² की विमा, ठीक है ना? P क्या है? प्रेशर। प्रेशर की विमा होती है डियर स्टूडेंट्स L-1T-2। ये होती है दाब की विमा, ये होती है दाब की विमा, ठीक है ना? ये दाब की विमा। और इनटू V क्या चीज है? V है आयतन। आयतन की विमा होती है डियर स्टूडेंट्स L3। क्या होती है? L3 और इसकी पावर 2, ठीक है ना? L3 और इसकी पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है
कि यहाँ जो फिजिकल फॉर्मूला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए का निकल के आएगा वो आएगा m l की पावर 6 में से एक कम होगा l 5 और t माइनस 2 और t माइनस 2, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा ए के लिए, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। ये विभव सूत्र होगा किसका, ए का। ए की विमा निकल के आएगी ml5 t माइनस 2। इतनी सी बात को आपको समझना है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि ए का मात्रक क्या होगा। तो अगर ए की यूनिट की बात करें, अगर ए के मात्रक की बात करें तो करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना। पी का मात्रक v स्क्वायर का मात्रक। पी का मात्रक क्या होता है, दाब का। दाब का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और बी स्क्वायर की भी, बी स्क्वायर का मात्रक आयतन का होता है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब की पावर 3 तो मीटर की पावर 6। डियर स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर से 2 पावर कम हो जाएगा तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर 4, न्यूटन इंटू मीटर 4। तो यहां से जो ए का यूनिट निकलेगा ना डियर स्टूडेंट्स वो निकलेगा न्यूटन इंटू मीटर 4, न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो आता है ml5t माइनस 2, और ए का जो यूनिट आता है वो आता है न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। इतनी सी बात को समझना है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा v के बारे में, v के बारे में, कांस्टेंट v के बारे में। तो देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में घटाई गई है राशि, तो ध्यान रखना दोनों की विमा कैसी होंगी, इक्वल होंगी ना। इसलिए मैं कह सकता हूं कि b की विमा इक्वल टू क्या होगा, b की विमा। और हमें निकालनी क्या पता है, इस वाली b की विमा। इसलिए इस b की विमा जो होगी, इस v की जो डायमेंशन होगी इस b के बराबर होगी। और इस b का मीन्स आयतन, और आयतन की डायमेंशन होती है भैया L3। कितनी होती है, L3। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम देखते हैं कि कांस्टेंट b की विमा आती है L3। अगर मैं बात करूं b का मात्रक, अगर मैं बात करूं b के मात्रक के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स b का मात्रक क्या हो जाएगा, b का मात्रक हो जाएगा b के मात्रक के बराबर, आयतन के मात्रक के बराबर। और आयतन का मात्रक होता है भैया घन मीटर। क्या होता है, घन मीटर या मीटर की पावर 3। ये हो गया v का मात्रक। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स विमाओं की समांगता के सिद्धांत की सहायता से हमने क्या किया, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन में ए और बी के मात्रक और विमाएं आपको निकाल के बताई। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कई बार डिफेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार डिफेंस एग्जाम में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स कई बार आपसे वो ए और बी के मात्रक पूछ लेता है, कई बार वो यहां से ए और बी की विमाएं पूछ लेता है, कभी कभी वो केवल ए का मात्रक पूछ लेता है, कभी कभी वो केवल ए का विमेय सूत्र पूछ लेता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेज को आगे बढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स मैंने यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक की क्लास नंबर 1 से शुरू किया है, 2, 3, आज क्लास नंबर 4। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स लगातार चीजें चल रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद आपको यूनिट के बारे में बताया, उसके बाद डायमेंशन, आज डायमेंशन के यूज, और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज एरर के कई बार क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स पूरा टॉपिक फिनिश कराऊंगा, पूरे टॉपिक में एक एक कंसेप्ट आपको करवाया जाएगा। आपका किसी भी टाइप का कोई भी कंसेप्ट रहने वाला नहीं है। अगर ये टॉपिक फिनिश मैं कर दूंगा उस दिन आप बता देना कमेंट में जाकर कि आपका कौन सा टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन का छोड़ दिया। एक एक टॉपिक आपका डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से हम करवाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आपको इसी तरीके से करवाते रहेंगे। डियर स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको लगता हो कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट, आपको बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ सिखाया जा रहा है और ये बैच आपके लिए यदि बेनिफिशियल हो, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। और हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने यह सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स
यूट्यूब चैनल नितिन कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। यहां से आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।